नमस्ते दोस्तों, मैं अंकुर अपने चैनल लोकल मुसाफिर में आप सभी का वेलकम करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है, जैसे कि मेरा एक ये स्पेसिफिकली ट्रैवल का चैनल है और मैं इस वीडियो में आज एक ऐसे अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं जो है जा रहा है यूरोप। तो मेरा मेन मकसद ये था कि अगर आप कल को यूरोप का ट्रिप प्लान करते हैं, उस कंट्री में जाना चाहते हैं कि यूरोप के किसी भी कंट्री में, तो किस तरह से क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है, क्या प्रोसेस होता है स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि जो बंदा ऑलरेडी जा रहा है तो उसके थोड़ा सा ईजी हो जाता है उससे जानना कि उसने कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, कहाँ पर वो डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, ऑफिस की क्या टाइमिंग्स होती है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। लेकिन अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अभी आपको मैं अपने दोस्त से मिलाता हूं और सारी जानकारी आपको डिटेल में दूंगा। थैंक यू। तो मेरे को आफ्ताब, सबसे पहले मैं एक इंडियन नेशनल हूँ, मेरे को यूरोप जाना, तो सबसे पहले एक पासपोर्ट होना ज़रूरी है बेसिकली। हाँ, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। कैसे क्या प्रोसेस होता है, आप थोड़ा सा डिटेल बताइए। तो फर्स्ट आपने बता दिया, पासपोर्ट होना चाहिए और मिनिमम 6 महीने वैलिड होना चाहिए। मिनिमम 6 वैलिड होना, हाँ, की वैलिडिटी 6 मंथ्स की होनी चाहिए। हाँ। देन उसके बाद जो है आपको जो है आजकल पूरे यूरोप के लिए आता है शेंगन वीज़ा। शेंगन वीज़ा, हाँ। अच्छा, मेरे को अगर यूरोप जाना है, नॉट एक स्पेसिफिकली कंट्री, पूरे यूरोप के लिए सिर्फ एक ही वीज़ा जिसको शेंगन वीज़ा बोलते हैं। हाँ, ओके। तो कॉमन वीज़ा है, तो फॉर्म भी एक कॉमन है जिसे आपको ऑनलाइन ही भरना है आजकल, उसका प्रिंट आउट निकाल के उसे फिल करना है। तो मुझे जैसे जाना है तो मैं पहले क्या करूँ, मेरे को एम्बेसी जाना पड़ेगा या फिर मुझे ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा? ऑनलाइन तो कहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा? तो आपको जाना है तो आजकल कोई भी एम्बेसी डायरेक्ट एप्लीकेशन आपको नहीं लेगी। तो आपको सबसे पहले VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे जाना है। अच्छा, तो मेरे को सबसे पहले VFS की ग्लोबल वेबसाइट पे जाना है। उसके बाद वहाँ पे जो है आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे, ओके, जहाँ रह रहे हो या जिस कंट्री में हो, और उसके बाद जो है किस कंट्री में जाना चाहते हो। ओके, जैसे मेरे को मान लीजिए मेरे को जाना जर्मनी, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस जर्मनी है, तो वहाँ पे आप वही है, जैसे मुझे पोलैंड जाना था तो मैंने VFS ग्लोबल की वेबसाइट खोली। उसके बाद बुक एन अपॉइंटमेंट, उसमें ऑप्शन था कि जो है मैं कौन सी कंट्री में हूँ, तो मैं अभी इंडिया में हूँ तो मैं इंडिया सेलेक्ट किया। और जाना था पोलैंड तो मैंने पोलैंड सेलेक्ट किया। तो आप पोलैंड की जगह जर्मनी सेलेक्ट करोगे। ओके, वो आपकी चॉइस है। वो आपकी चॉइस है। उसके बाद जो है ये लॉगिन पेज आ जाएगा। तो अगर आपकी आईडी है तो आप लॉगिन कीजिए, अगर आपकी आईडी नहीं है तो आप न्यू ईयर पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए, और एक्टिवेशन लिंक आपको आपकी ईमेल पे आएगा, फिर आपको एक्टिवेट करना होगा। ओके, तो ये ऑनलाइन का प्रोसेस एक ही दिन में हो सकता है कि इसमें भी टाइम लगता है? इसमें मेन डिपेंड करता है एबिलिटी की, जो आपको डेट चाहिए उस डेट पे अपॉइंटमेंट है या नहीं है। ओके, तो इसीलिए आजकल सच बोलूँ तो काफ़ी मुश्किल हो रहा है अपॉइंटमेंट के लिए। अच्छा, क्या मुश्किल आ रहा है? चलो, मुश्किल की हफ्ता बाद में बात करेंगे। मान लीजिए मैं VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे गया, मैंने एक्टिवेशन OTP सब कुछ कर दिया, उसके बाद उसमें VFS ग्लोबल की वेबसाइट में डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी मिलेगी मेरे को कि क्या क्या डॉक्यूमेंट। मैं एक वर्किंग हूँ, मान लीजिए मैं एक वर्किंग हूँ, मैं अभी एक अच्छी कंपनी में काम करता हूँ या जो भी, तो मुझे क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे? तो मैंने जो डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया था, हाँ, तो उसमें सबसे पहले आप VFS वेबसाइट पे जाओगे तो वीज़ा टाइप सेलेक्ट करोगे। तो वहाँ पे वीज़ा टाइप सेलेक्ट करने के बाद जो है 3-4 टैब आएंगे कि बुक एन अपॉइंटमेंट या डॉक्यूमेंट। तो अगर आप डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट मिल जाएगी। ओके, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको वेबसाइट पे 2 चीज़ मिलेगी। वेबसाइट पे आके सबसे पहले आपको मतलब आपको स्लॉट बुक करना है, राइट? हाँ, अगर देखो सबसे पहले अगर जैसे जिसे नहीं पता है कि मुझे कौन सा वीज़ा टाइप चाहिए या डॉक्यूमेंट, तो आप जो उस पर जिस कैटेगरी में जा रहे हो, आप अगर टूरिस्ट जा रहे हो तो टूरिस्ट सिलेक्ट करोगे, उस पर फिर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आता है। तो डॉक्यूमेंट मतलब आपको VFS ग्लोबल में आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी के में जा रहे हैं। मैं अगर स्टूडेंट हूँ उसका अलग कैटेगरी है, उसका अलग है। फैमिली से मिलने जा रहा हूँ उसका अलग कैटेगरी है, या फिर मैं घूमने जा रहा हूँ, हाँ, उसका अलग कैटेगरी है, अलग है। तो जैसे मैं घूमना जाना चाहता हूँ जर्मनी, उसके लिए क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा? उसके लिए टूरिस्ट वीज़ा सेलेक्ट करोगे। टूरिस्ट वीज़ा। और ये टूरिस्ट वीज़ा कितने दिन के लिए वैलिड होता है? नॉर्मली जो है 30 दिन से 90 दिन तक होता है। वो एम्बेसी पे डिपेंड करता है वो कितने दिन के लिए देंगे। अच्छा, सब आपका एम्बेसी पे डिपेंड करता है? और सब कुछ एम्बेसी पे डिपेंड करता है। मैं खुद से चॉइस नहीं कर सकता कि मैं 2 महीने के लिए जाना चाहता हूँ, मुझे 2 महीने का वीज़ा मिले, ऐसा नहीं है? देखो, मतलब आप प्रेफरेंस दे सकते हो ना? हाँ, आप प्रेफरेंस दे सकते हो, और वीज़ा कितने दिन का मिलेगा नहीं मिलेगा ये फाइनल डिसीजन एम्बेसी का होगा, आप डिसीजन नहीं ले सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो अब जैसे कि आपने ऑनलाइन कर दिया VFS, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट मुझे सबमिट करने पड़ेंगे? क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ। अच्छा, तो फर्स्ट थिंग मैं बोल दूँ, जैसे आप लॉगिन करते हो तो लॉगिन करने का फिर वही प्रोसेस रहता है। आपको
एप्लीकेशन सेंटर चूज़ करना होता है। जैसे हम नॉर्थ इंडिया में हूँ, अच्छा। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ओके। मेरे पास था कोलकाता, देन दिल्ली, चंडीगढ़ एंड जयपुर। ओके। तो आपको वहाँ सेलेक्ट करना है कि कौन से वीज़ा सेंटर से आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। ओके। और उसके बाद जो है दूसरा ऑप्शन आएगा वीज़ा टाइप, टूरिस्ट, वर्क वीज़ा जो भी है वो सिलेक्ट करके करेंगे तो नीचे वैसे शो करना शुरू कर देता है कि नियरेस्ट डेट क्या है। और उसके बाद जैसे आप क्लिक करोगे कैलेंडर ओपन हो जाता है जिसमें सारे अवेलेबल स्लॉट्स आपको दिखाई तो ये देंगे। स्लॉट एट ए टाइम मिल जाता है कि इसमें भी टाइम लगता है? इसमें भी आजकल टाइम लगता है क्योंकि काफ़ी लोग जो है खासकर गर्मियों में यूरोप जाना चाहते हैं। ओके। तो गर्मियों में थोड़ा चैलेंजिंग रहता है। अच्छा, चलिए ठीक है, मेरे को अब स्लॉट मिल गया। अब मैं जा रहा हूँ एम्बेसी जाऊँगा या फिर कहाँ जाऊँगा मैं? जब स्लॉट मिलेगा तो आपको जो एक कंफर्मेशन ईमेल आएगा अपॉइंटमेंट का, उस अपॉइंटमेंट को लेके आपको वीएफएस के ऑफिस में जाना है। ओके, मेरे फ़ोन पे कंफर्मेशन आएगी, ईमेल आएगी, वो मेरे को लेके वीएफएस ग्लोबल की प्रिंट आउट। अच्छा, ये दिल्ली में इनका ऑफिस है जो मैंने सेलेक्ट किया है? हाँ, आप जब सेलेक्ट करोगे तो वहाँ एड्रेस आएगा। जैसे हम इसका क्या नाम है, शिवाजी स्टेडियम के पास में है दिल्ली में। ठीक है, ठीक तो है। वो कंफर्मेशन मेल लेके आपको जाना है। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं गया, अब मैं क्या क्या सबमिट करूँगा उधर? मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड तो नॉर्मल है, पासपोर्ट नॉर्मल है, उसके अलावा क्या सबमिट करूँगा? तो उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है आपका कवर लेटर। कवर लेटर क्या होता है? कवर लेटर आपकी आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। अच्छा, लिखना पड़ेगा हाँ, मुझे? सिंपल वर्ड में आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। ये रिज्यूमे की तरह है, जैसे आप अपना रिज्यूमे बनाते हैं तो उसमें आप अपने बारे में बताते हैं। ओके। तो यहाँ भी आपको अपने बारे में बताना क्या है। लिखना है उसमें? मेरी एज लिखनी है या फिर? नहीं, एज नहीं, आप अपने आप 2 लाइन में अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है आपके बारे में बता दो कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ जॉब करते हो या जो भी है। 2 लाइन में कि बेटर वे में एक्सप्लेन कर पाओ कि उन्हें भी अट्रैक्ट करे, तो जो आपकी अच्छी चीज़ है। तो जैसे मैं जर्मनी जाना चाहता हूँ उसके बारे में भी लिखूंगा मैं? हाँ, फिर फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। अच्छा। देन सेकंड में आप एक्सप्लेन करोगे कि जर्मनी जाना चाहते हो तो क्यों जाना चाहते हो। ओके, तो ये कवर लेटर बेसिकली एक जनरल इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो एम्बेसी को कि मैं यहाँ इसलिए जाना चाहता हूँ, मैं हूँ, मेरी इन्फॉर्मेशन दैट्स इट। उसके बाद? और उसके बाद फिर उसमें आप मेंशन करोगे कि आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या क्या दे रहे हो। ओके। क्योंकि आप जा रहे हो तो वहाँ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जैसे फ्लाइट टिकट्स हो गया, ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस। मतलब ये मेरे को वीएफएस वाले ऑफिस में सबमिट करना है? हाँ, ये सारे अपॉइंटमेंट वाली डेट पे अपना ओरिजिनल पासपोर्ट, उसका जीरो हो गया। उसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस। यूरोप जैसे मैंने फ्लाइट की टिकट बुक करी तो मैं वीज़ा मिलने के पहले फ्लाइट की टिकट बुक करूँ या फिर वीज़ा मिलने से पहले फ्लाइट की टिकट बुक करूँ? क्या कंडीशन? पहले आपको करना पड़ेगा। तो जब वीएफएस ऑफिस में आप जाओगे डॉक्यूमेंट देने तो ये मस्ट है, आपके पास कंफर्म फ्लाइट टिकट होनी चाहिए। अब तब मैंने एक चीज़ और देखी, जब मैं फ़्लाइट की टिकट बुक कर रहा था तो उसमें इंश्योरेंस का प्राइस बहुत ज़्यादा आ रहा था, मतलब 5-6-7 हज़ार। तो इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है, ट्रैवल इंश्योरेंस लेना? ये मस्ट है। यूरोप में विदाउट ट्रैवल इंश्योरेंस के आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो। इवन अमाउंट भी रहता है कि मिनिमम इतना अमाउंट होना चाहिए। तो आप ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर लें। अंदर आवाज़ बुझी। तो ट्रैवल इंश्योरेंस मतलब सेफ्टी के लिए भी आप कह सकते हैं कि अगर इन केस आपको वीज़ा नहीं मिला तो आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे? नहीं, ट्रैवल इंश्योरेंस में नहीं होता है। ट्रैवल इंश्योरेंस जो आपने पे कर दिया, कोई पैसा रिफंड नहीं होता है। ओके आफ्ताब, जैसे कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहे थे, तो ट्रैवल इंश्योरेंस लेना मैंडेट है और क्या ये ज़रूरी है? अगर मैं नहीं लेना चाहूँ, क्योंकि मैं ऑनलाइन चेक कर रहा था, मैंने इससे पहले ही बताया 4 से 5 हज़ार का फ़र्क आ रहा था नॉर्मल। थोड़ा सा इस पर आप मेरे ख्याल से कंफ्यूज हो रहे हो। ट्रैवल इंश्योरेंस और फ्लाइट का इंश्योरेंस दोनों अलग चीज़ है। तो मेरे ख्याल से आपने फ़्लाइट का इंश्योरेंस चेक किया होगा। ओके। तो ट्रैवल इंश्योरेंस आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो लेना पड़ेगा। हाँ, फ्लाइट के इंश्योरेंस की बात करोगे तो वो ऑप्शन है, आप लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर टिकट आपकी महंगी है तो आप फ्लाइट इंश्योरेंस ले लो, क्योंकि फ़्लाइट इंश्योरेंस आपको 2-4 हज़ार एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। मगर अगर वीज़ा नहीं मिला या किसी भी रीज़न से आपका ट्रिप कैंसिल हो जाता है तो उस टाइम ये इंश्योरेंस काम आएगा। और क्योंकि जो यूरोपियन वीज़ा में कई बार होता है या यूएस वीज़ा कैंसिल होने के चांस रहते हैं। अच्छा, तो अब डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट की आप थोड़ा बात करेंगे कि चेकलिस्ट में जैसे कि आपने मेरे को पहले बताया था कि कवर लेटर, उसके बाद और कौन से डॉक्यूमेंट्स? आपको मैंने कवर लेटर बोला, देन आप शो करोगे आइटेनरी। ओके। आइटेनरी में भी आपको जो है एक प्रिंट आउट निकलना है, मतलब टाइप करना है जैसे आपने कवर लेटर टाइप किया था। अच्छा, जैसे मैंने लिखना मतलब एप्लीकेशन टाइप में लिखना पड़ता है? हाँ, जिसमें ऊपर आइटेनरी लिखोगे वहाँ डेट वाइज या डे 1 डे 2 करके डे टू एक्टिविटी करोगे। अच्छा, मतलब मैं जैसे जर्मनी की बात कर रहा हूँ तो मैं जहाँ होटल में रुकूँगा, जहाँ रहूँगा, कैसे, मैं सारा प्रोसेस मुझे लिखना पड़ेगा? हाँ,
तो क्योंकि आप यूरोप में ये इनफ नहीं है कि आप बोल दो कि जैसे मैं इंडिया का एग्जांपल देता हूँ कि आप दिल्ली में 3 दिन घूमोगे, दिन 2 दिन जयपुर में जाओगे, 2 दिन आगरा में जाओगे, तो वहाँ ऐसा नहीं चलेगा। आपको बताना पड़ेगा दिल्ली में अगर आप 3 दिन हो तो 3 दिन दिल्ली में कहाँ रुकोगे। जैसे पहले दिन मैं राष्ट्रपति भवन इंडिया गेट जाऊंगा, दिन दूसरे दिन हिमायतम हो गया, निजामुद्दीन हो गया, तीसरे दिन लोटस टेम्पल, अक्षरधाम। देन मतलब अभी आप कह रहे हैं कि जनरली आप लिख दीजिए, बाकी आप वहाँ जाके चेंज करो, आपकी मर्जी है। हाँ, वहाँ जाके आप सीक्वेंस फॉलो करो मत करो कोई नहीं पूछता है, बट यहाँ पे आपको डेली जो है डे टू डे एक्टिविटी लिखोगे और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दोगे। जैसे आप डॉक्यूमेंट दोगे कि 3 दिन का आपका होटल बुक है या नहीं है उस पर्टिकुलर सिटी में, तो ये आपको पूरा होना चाहिए। तो जैसे कि आफ्ताब, मैंने आपको बताया था कि मैं वर्किंग हूँ, तो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट आपने 2 चीज़ बताई जरूरी, आइटनरी होगी, आपका कवर लेटर हो गया। हाँ। उसके अलावा क्या? सबसे पहले आपका जो है कवर लेटर है जिसमें आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो। ओके। उसके बाद आइटनरी है जहाँ डे टू डे एक्टिविटी है। ओके। कि आप अगर 10 दिन के लिए जा रहे हो तो 10 दिन क्या करोगे। करेक्ट। देन उसके बाद आपका आ जाता है शेंगन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, जिसे आपको फिल करना होता है, जो मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि एक कॉमन फॉर्म है। ओके। आपको भरना है। सिर्फ उसमें ये ध्यान रखना है कि आप जिस कंट्री में पहले एंट्री करोगे या जो मैक्सिमम स्टे रहेगा, नॉर्मली उसी कंट्री में आपको वीज़ा अप्लाई करना होता है। और ये फॉर्म आपको VFS ग्लोबल की वेबसाइट में मिलेगा? हाँ, VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे भी मिलेगी और उस कंट्री की वेबसाइट पे भी, अगर जो है एम्बेसी की वेबसाइट पे जाओगे वहाँ भी मिल जाएगी। तो ये फॉर्म के बारे में थोड़ा बताएंगे, इस फॉर्म में क्या भरना पड़ता है एग्जैक्टली? इस फॉर्म में बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने बारे में भरना, पासपोर्ट नंबर, जो है क्या नाम है, आपको किस होटल में रुक रहे हो या फ्रेंड्स सबके साथ जा रहे हो, इन्विटेशन लेटर दिया है तो उनका नाम, उनका एड्रेस, फ़ोन नंबर, और सेम यहाँ होटल का नाम, फ़ोन नंबर, तो सेम बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको अपनी भरनी है। ओके। उसके बाद मैं, जैसे कि मैंने बताया, मैं प्राइवेट कंपनी में अभी HCL में जॉब करूँगा। हाँ, तो मेरे को ऑफिस से भी कोई डॉक्यूमेंट लाने पड़ेंगे या फिर ऑफिस की ID विल वर्क? नहीं, ये इनफ नहीं है। आप अगर वर्किंग हो तो उस केस में सबसे पहले आपको एक ऑफिस से लेटर चाहिए होगा कि आप छुट्टी पे जा रहे हैं, NOC जिसे बोलते हैं। तो NOC चाहिए कि मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ और कितने दिनों के लिए। तो आप NOC लोगे जिसमें साफ साफ लिखा होगा कि मैं इस टाइम ड्यूरेशन के लिए जो है छुट्टी पे जा रहा हूँ और मेरे ऑफिस को कोई दिक्कत नहीं है। ओके। ओके। और उसके बाद सैलरी स्लिप भी आपको अपनी कंपनी से चाहिए होगा 3 महीने का। ओके। देन बैंक स्टेटमेंट। ओके। मिनिमम बहुत से कंट्री 3 मंथ्स मांगते हैं, बहुत से जो है आपसे 6 मंथ मांगते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा 6 मंथ्स लेके जाएं, और क्योंकि ये ओरिजिनल देना पड़ता है, बैंक का स्टैंप होना चाहिए आपके स्टेटमेंट पे। ओके। ITR भी देना पड़ेगा? हाँ, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भी आपको है, तो कम से कम 2 या कुछ कंट्रियाँ 3 मांगती हैं, तो 3 साल का आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भी चाहिए। ओके। वो चाहिए, मतलब उसके वो मैंडेटरी है, यू कैन नॉट अप्लाई। अच्छा, ITR फॉर्म 16 आप कह रहे हैं, वो मेरे को सबमिट करना पड़ेगा? फॉर्म 16 ज़रूरत नहीं है। अच्छा, वो ऑप्शनल है, बट ITR मस्ट है। और आप जैसे अगर किसी फ्रेंड के यहाँ इन्विटेशन पे जा रहे हो तो उस केस में इन्विटेशन लेटर अपने फ्रेंड से आपको मंगाना पड़ेगा। हाँ, और साथ में आपको रिलेशन भी प्रूफ करना पड़ेगा, जैसे फ़ोटोग्राफ, कि आपके पास फ़ोटोग्राफ हैं प्रॉपर, कि आप ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑनलाइन फ्रेंड या इसी तरह आप बना के दे रहे हो फेक, तो प्रूफ करना पड़ेगा कि आप दोनों फ्रेंड हो, तो फोटोग्राफ एटलीस्ट शो करना पड़ेगा। एंड व्हाट अबाउट मैं अगर अपनी फैमिली से मिलने जा रहा हूँ? तो फैमिली से भी मिलने जा रहे हो तो उस केस में भी आपको रिलेशन प्रूफ करना पड़ेगा। तो आपके जैसे पासपोर्ट पे सेम नेम होगा, फोटोग्राफ होंगे, तो ये सब कंपल्सरी डॉक्यूमेंट हैं। ठीक है, तो ये आपने बताया, ऑफिस की आपने इन्फॉर्मेशन दे दी। उसके बाद ये सारी चीज़ें लेके मैं जाऊँगा VFS ग्लोबल ऑफिस एंड देन आई विल सबमिट। हाँ। ओके। और कितने दिन में वीज़ा मिल जाता है? वीज़ा का ड्यूरेशन है मिनिमम, बोलते हैं वो लोग 15 वर्किंग डेज टू 30 वर्किंग डेज। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप 2 महीना पहले अप्लाई करें वीज़ा के लिए। हाँ, क्योंकि जो 30 दिन बोल रहे हैं तो वो उनकी मर्ज़ी है कि वो 3 दिन में दे दें या 30 दिन में दें। अच्छा, वो दे भी सकते 3 दिन में? हाँ, मेरा आ गया था 10 दिन में आ गया था मेरा। ओके। और आफ्ताब, क्या चैलेंजेस आते हैं अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, कि यह स्मूथ ट्रांजैक्शन होता है कि इसमें टाइम लगता है एक्चुअली डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कैसा है? हार्ड है, टफ बहुत है? हार्ड है। बहुत हार्ड है, क्योंकि यहाँ पे कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है और थोड़ी ये स्ट्रिक्ट हैं, एक डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। ये मत सोचना कि आपको डॉक्यूमेंट चेक नहीं करेंगे। ओके। इवन मैंने देखा जिन लोगों का रिजेक्ट हुआ था सिर्फ 2 रीजन से हुआ था। ओके। कवर लेटर एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। कवर लेटर क्यों? उसमें तो मैं अच्छा ही लिखूंगा ना, जो भी है। लोग सिंपल लिखते हैं, मैं इटली जाना चाहता हूँ। अच्छा। जैसे आप बोल रहे हैं जर्मनी जाना चाहता हूँ। अच्छा। अब जर्मनी में
आप 2 सप्ताह के लिए जाना चाहते हो तो आपके बता सकते हो कि 2 सप्ताह क्यों जाना चाहते हो, कहाँ कहाँ रुकोगे, कोई प्लान है आपके पास? तो आप ये कह रहे हैं कवर लेटर शुड बी, मतलब उसमें अच्छे से आपको डिटेल में लिखना ज़रूरी है? ज़्यादा डिटेल नहीं, बट एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन करना ज़रूरी है कि हाँ कि मेरे रिलेटिव यहाँ पे रहते हैं, या मैंने जैसे भी देखा है तो मैं जर्मनी इसलिए जाना चाहता हूँ, ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। तो कुछ लिखें आप कि उन्हें पता चले कि हम बंदे को जो है इस कंट्री के बारे में, इस सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन है। और आप क्या रेकमेंड करते हैं, क्योंकि मेरे जानकार में 2-3 एजेंट भी हैं, तो क्या मैं एजेंट के पास जाऊं, क्योंकि एजेंट से थोड़ा इजी हो जाता है वो प्रोसेस? हम विदाउट डाउट कि वो हमेशा अप्लाई करते रहते हैं, तो हमारे एक नॉर्मल बंदा है जो ट्रेवल ज़्यादा नहीं करता है तो उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनके पास रहती है। ओके। जैसे मैं अपॉइंटमेंट बुक कर रहा था तो मैंने फ्राइडे ट्राई किया, मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिला। ओके। देन सैटरडे संडे 3 दिन मेरे चले गए और कोई स्लॉट शो नहीं कर रहा था। उसके बाद मैंने मंडे को एम्बेसी को कॉल किया और उन्होंने बोला नहीं, वीएफएस के अलावा कोई उपाय नहीं है। देन वीएफएस को मैंने कॉल किया, उन्होंने बोला एम्बेसी जब रिलीज़ करता है हम अपने साइट पर डाल देते हैं। बट ये इन्होंने नहीं बताया। फिर दोबारा मैंने कॉल किया और काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि मेरी फ़्लाइट मैं बुक कर चुका हूँ और मुझे नहीं मिल रहा है, तो एटलीस्ट एक रफ आइडिया दे दो आप लोग किस दिन जो है स्लॉट जो है रिलीज़ करते हो। अगर मैं किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू जाता हूँ तो क्या मुझे स्लॉट जल्दी मिल जाता है, या उनके लिए भी सेम प्रोसेस होता है? प्रोसेस सेम होता है, उन्हें आइडिया रहता है कि किस दिन स्लॉट एम्बेसी दे रही है, तो इसलिए वो ईजिली बुक कर पाते हैं। अच्छा, तो कितना चार्ज ले लेते होंगे अगर कुछ रफ आइडिया? एक्चुअली मैंने बात किया था तो मिनिमम जो एजेंट मुझसे तैयार हुआ था वो 20,000 टोटल प्रोसेस के? नो, ओनली फॉर अपॉइंटमेंट। ओनली फॉर अपॉइंटमेंट? बाकी उसके बाद जो है मुझे एम्बेसी की फ़ीस अलग देनी थी। अच्छा। और डॉक्यूमेंट भी मुझे देने थे। अगर मैं डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा हूँ तो फिर वो अलग चार्ज कर रहे हैं। वो बोल रहे फीस मतलब वीज़ा फीस? हाँ, वीज़ा फ़ीस 7,500 जो है 80 यूरो, मतलब 7,200। अच्छा, एजेंट की फ़ीस 20 से 25,000 मान के चलिए, और इसकी वीज़ा फ़ीस आपकी 8,000? हाँ, 8,000 ये हो गया। और उसके बाद 35,000 आपको देने पड़ते। देन वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है, जैसे होटल बुकिंग, दूसरी चीज़, देन ट्रेवल इंश्योरेंस, तो उसके अलग चार्ज लेगा। ओके। लेकिन अगर मैं ट्रेवल एजेंट के थ्रू जाता हूँ तो वीज़ा तो श्योरिटी मिल जाता है वो फिर, है ना? कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं? तो ट्रैवल एजेंट को अगर मैं 30, 32, 35,000 रुपये दूंगा तो उसके बाद भी मेरे को श्योरिटी नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। वो बोलते हैं हम दिला देंगे, बट मैंने बहुत लोगों का देखा रिजेक्ट हुआ। ओके। और उसके बाद एजेंट बोलता है ये एम्बेसी का डिसीजन है। तो इस बेस्ट कि आप इंस्टेड ऑफ गोइंग टू एजेंट आप खुद ही करो। थोड़ा सा हेक्टिक है लेकिन बेटर है कि कम पैसे में हो जाता है। हाँ, कम से कम अगर मैं एजेंट के पास जाता तो 20,000 में वो अपने चार्ज ले रहा था। देन होटल बुकिंग ये सब कुछ मुझे करना ही था। ओके। और उस मैं ये प्रोसेस भी एजेंट को दे देता तो 20-25,000 की जगह और डिमांड करता। ओके। मीन्स कम से कम मेरे जो है 30 से 40,000 रुपये एजेंट लेता। तो थैंक यू आफ्ताब, आपने सारी इन्फॉर्मेशन बहुत डिटेल में दी। थोड़ी वीडियो लंबी ज़रूर होगी, लेकिन मैं अगर ऐसे जा रहा हूँ तो मेरे को काफ़ी चीज़ें समझ आ गई जो अनक्लियर था। तो एक बार आप स्टेप बाय स्टेप एक बार दोबारा रिहाइड्रेट कर देंगे क्या क्या? हाँ, मैं बोलूँगा आप एक बार, मैंने आपको लिस्ट सेंड किया है तो आप एक बार खोल के पढ़ दें तो ज़्यादा ईजी होगा। ओके। और कोई डाउट होगा तो आप साथ में पूछ सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले पासपोर्ट है, फिर वीज़ा एप्लीकेशन है? हाँ, पासपोर्ट मैंने बताया था मिनिमम 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। फिर एप्लीकेशन कवरिंग लेटर? हाँ, कवर लेटर जो सबसे इम्पोर्टेंट बताया था, लाइक रिज्यूमे है वो आपका। ओके। एंड डॉक्यूमेंट्स कंफर्मिंग द पर्पस ऑफ द ट्रिप? हाँ, जिसमें आपकी होटल बुकिंग आ जाती है, फ़्लाइट टिकट्स आ जाती है, या किसी ट्रेवल एजेंसी से आप जा रहे हो तो ट्रेवल एजेंसी का लेटर आ जाता है कि आपके लिए वो ट्रिप मैनेज कर रहे हैं। ओके। एंड देन फिर है टूरिज़्म या फिर विजिटिंग फैमिली फ्रेंड्स, वो रीज़न? तो आप जैसे कि टूरिज्म, अच्छा, तो वो है कि जैसे आप बोले थे फैमिली या फ्रेंड, उस केस पे इन्विटेशन लेटर आपको मंगाना पड़ेगा वहाँ से। ओके। देन फ्लाइट आइटनरी रिजर्वेशन ओनली? हाँ, तो कंफर्म फ्लाइट टिकट्स। ओके, कंफर्म फ्लाइट टिकट होगी। और ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस? हाँ, ट्रैवल इंश्योरेंस मैंने बोला था मस्ट है। मस्ट है, हाँ। PMI। एकोमोडेशन? हाँ, एकोमोडेशन में अगेन आपका होटल बुकिंग हो जाता है, वही होगा। प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स? उसमें आपका बैंक स्टेटमेंट आता है। बैंक स्टेटमेंट? हाँ, जिसमें सफिशिएंट आपके अमाउंट हो। ओके। और साथ में जिस बैंक में जैसे आप सैलरी आ रही है, आप एम्प्लॉय हो, तो उस केस में आप अपना दे जिसमें आपकी सैलरी आ रही हो। ओके। और किसी दूसरे बैंक में हम लोग क्या करते हैं कि ट्रांसफ़र कर लेते हैं दूसरे अकाउंट में,
तो उस केस में आप दूसरे अकाउंट का भी दें जिसमें इनफ पैसा हो। पैसा दिखाना ज़रूरी है। पैसा दिखाना कोई जरूरी लिमिट है। होती है कि कितना पैसा दिखाना है? कोई लिमिट नहीं होती, फिर भी हम मान के चलते हैं कि $100 के आसपास पर डे के हिसाब से आपके पास हो। 10 दिन के लिए जा रहे हो तो $1000 आपके पास होना चाहिए। ओके। फिर ट्रैवल मेडिकल एकोमोडेशन बता दिया, प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल बता दिया, ओरिजिनल प्राइवेट बैंक स्टेटमेंट आपने बता दिया। हाँ, स्टेटमेंट मैंने तो बोला उसके था अंदर कि ही आ गया, सिर्फ आपको ऑनलाइन जो है प्रिंट आउट नहीं लेना है, बैंक से प्रॉपर स्टैंप लगवाना है। तो बैंक जाके रेसिडेंस प्रूफ या फिर हाँ रेसिडेंस प्रूफ वो भी देना है। नहीं, वो तो अगर कोई रिलेटिव रहता है वो चीज़ अलग है। ये तो मैं समझ गया। ठीक है, आपने आफ्ताब ऑलमोस्ट सारी बातें समझा दी हैं और बस मेरे यही क्वेश्चन थे। बाकी कुछ होगा तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में आफ्ताब की मेंशन ज़रूर कीजिए कि आपको क्या डाउट है। बाकी आई होप अगर आपने वीडियो पूरी देखी हो तो आपको कॉन्वर्जेसन से समझ आ गया हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आफ्ताब ने इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन दी कि स्टेप बाय स्टेप आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, आई होप आपको समझ आया हो। लेकिन इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि जैसे कि आफ्ताब वहाँ पर जाके कितना स्पेंड कर रहे हैं, कहाँ रुक रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन, ताकि अगर आप भी अपना ट्रिप यूरोप के लिए प्लान करते हैं तो कितना बजट आप प्लान कर सकते हैं। एक बजट की वीडियो बना दूंगा। और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में ये भी मेंशन कर दूंगा कि कौन सी वेबसाइट है, कहाँ से कैसे अप्लाई किया था। और होपफुली आपको चीज़ें समझ आए, और नहीं समझ आए तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर भी दे दूँगा। और अगर आपको ये वीडियो सही लगे, आपको लगा कि इसमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन अच्छी है या फिर आपको वीडियो पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों, बहुत सपोर्ट मिलता है। जो भी इस वीडियो में आ रहे हैं सिर्फ देख के मत जाइए, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बहुत सपोर्ट मिलता है दोस्तों। थैंक यू।